हेलो डियर लिविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो कल हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट किया था और फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है बेटा केमिकल काइनेटिक्स, और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। मैं सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ खत्म करने जा रहा हूं, एक बार रिवाइज कराने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर मेनली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक बात मैं और बता देता हूं बेटा, जैसे हमारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर मेनली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, इसके मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो बेटा देखिए, रेट होता क्या है। रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज का चेंज। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक चेंज होता है बेटा, वो है कंसंट्रेशन। टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन का कितना चेंज हुआ, यही है बेटा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब पहली बात तो यह आती है कि बेटा किस तरह के रिएक्शन की हमें स्टडी करनी है। बेसिकली हम लोग कहते हैं रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। एक वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब हुआ वो रिएक्शन जो बहुत तेजी से चलती हैं, यानी कि जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है बेटा वो बहुत तेज होने वाली रिएक्शन होती है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन के अंदर बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होता है, सिर्फ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयंस का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, और आयंस का कॉम्बिनेशन होने की वजह से बेटा वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। जैसे प्रेसिपिटेट का बनना हो गया, ये सब रिएक्शन बहुत फास्ट होती है बेटा, इनके हम काइनेटिक्स की स्टडी नहीं करते हैं। एक आता है बेटा वेरी स्लो, बहुत ही स्लो चल रही है, मतलब इतना स्लो कि मतलब देखते रह गए, ताकते रह गए, ताकते रह गए, कोई चेंज नजर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन की भी हम लोग को बेटा स्टडी नहीं करनी है। दो लास्ट आता है हमारा मॉडरेट रिएक्शन, जिसके अंदर बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व होती हैं। तो इस तरह के रिएक्शन की हम लोग को क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो बेटा देखो, मॉडरेट रिएक्शन जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा पढ़ना क्या है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट का मतलब हम लोग बेसिकली कहते हैं कि जब टाइम इंटरवल ज्यादा हो उस समय कंसंट्रेशन चेंज जो देखते हैं बेटा उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज रेट, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर कंसंट्रेशन चेंज देखते हैं बेटा तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, और जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स और कोलिजन थ्योरी। ये सारी चीजें सॉरी बेटा, ये सारी चीजें हैं बेटा जो हमें डिस्कस करनी है। तो चलिए बेटा थोड़ा थोड़ा करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं बेटा, जो चीजें जानते हैं उस पर बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगाना है बेटा, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा बेटा मॉडरेट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन आप कंसंट्रेशन उसका पता नहीं कर सकते, बहुत तेज होती है, 10⁻14 टू 10⁻16 के रेंज का होता है। फिर जैसे आपका हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है। मॉडरेट रिएक्शन के बारे में हमने आपको बताया बेटा। अब आता है बेटा जैसे कि मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल हैं इन्वर्जन ऑफ केन सुगर्स, ये सब हो गया बेटा। फिर वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन बेटा जो रिएक्शन बहुत ही स्लो होती हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है जो हाई टेम्परेचर पे होती है, अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो वो वेरी स्लो हो जाएगी। तो जैसे है आपके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने दे रखे हैं। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, रिएक्शन बिटवीन CO and H रूम टेम्परेचर, रिएक्शन बिटवीन atmospheric H2S and basic lead acid
एसीटेट, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप याद रखिएगा वेरी स्लो रिएक्शन का है। अब हम लोग आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन का चेंज, यानी रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए रेट मैंने बताया आपको दो तरह का होता है, एक एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है। एवरेज रेट का मतलब होता है कि टाइम इंटरवल हमारा ज्यादा हो, और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब जैसे देखो बेटा यहां पर हमने यहां पे आपको बताया, देखते जाइएगा फटाफट बेटा। मान लीजिए जैसे यहां आपने देखा कि शुरुआत में कंसंट्रेशन ज्यादा और धीरे धीरे कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का इनिशियली कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो भाई देखिए ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट का शुरुआत में जीरो होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। जब आप बात कर रहे हो एवरेज रेट की, ठीक है ना, तो जैसे देखो बेटा एवरेज रेट के अंदर ये कोई एक कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और ये आपका रिएक्टेंट का है। मान लीजिए यहां पर T1 टाइम है तो इसका कंसंट्रेशन C1 है, और ये T2 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन C2 है। तो हम कहते हैं इसके ऊपर हम क्या ड्रॉ किए, ये जो ड्रॉ किए, जैसे ऐसे कोई लाइन है और ये मैंने दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड। द स्लोप ऑफ सेकेंड विल गिव यू एवरेज रेट। स्लोप ऑफ सेकेंड हमें क्या बताता है, एवरेज रेट। जैसे यहां पर किसी भी कर्व को मिलाने वाली दो लाइन को हम लोग बेटा सेकेंड बोलते हैं, तो स्लोप ऑफ सेकेंड हमें एवरेज रेट बताता है। और इंस्टेंटेनियस की बात करनी है, जैसे मैंने बोला कि भाई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बताइए कंसंट्रेशन क्या होगा, तो भाई इसकी वैल्यू ये बतानी होती है, तो इसके ऊपर आपने क्या ड्रॉ कर दिया यहां पे, स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस। तो देखो बेटा ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा जी स्लोप ऑफ सेकेंड क्या होता है, तो स्लोप ऑफ सेकेंड विल गिव यू एवरेज रेट, हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट आपका पूछा जा सकता है बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। स्लोप ऑफ सेकेंड हमें एवरेज रेट बताता है एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस रेट। अब मैं बेटा आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बताता हूं सबसे पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। देखो बेटा सिंपल तरीका है, अगर कोई भी रिएक्शन हमें दिया हुआ है, सपोज आपने N1A, N2B, N3C, N4D दे दिया और हमें इसका लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेटा जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो जो मोल होते हैं ना, जो इसके स्टाइकियोमेट्री होते हैं, इसको 1 अपॉन के टर्म में लिखते हैं, लाइक 1 अपॉन N1 चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह बेटा 1/N2 dB अपॉन dt, इसी तरह बेटा 1/N3 dC अपॉन dt, इसी तरह बेटा 1/N4 dd अपॉन dt। ठीक है ना, ये जो है बेटा स्टाइकियोमेट्री है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। इसके आगे यहां पे हम लोग माइनस लगाते हैं, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाते हैं जो इसके डिसअपीयरेंस को बताता है। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दिस होल इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, देखिए बेटा इस पे एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा बनता है। जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया, मैं आपको धीरे से किसी का भी डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस दे दूंगा। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पूरा स्टाइकियोमेट्री के साथ लिखा हुआ है तो ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है। सिर्फ मैं डी अपॉन dt की बात करता तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हुआ, dB अपॉन dt की बात करता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हुआ, dC अपॉन dt की बात करता रेट ऑफ अपीयरेंस हुआ, dd अपॉन dt की बात करता तो रेट ऑफ अपीयरेंस हुआ। यानी कि स्टाइकियोमेट्री के साथ वाला जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और बिना स्टाइकियोमेट्री के जो होगा वो हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बेटा मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है N2 + 3H2 चेंज इनटू 2NH3 और आपसे बोले कि बेटा राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, तो आप जो है बेटा देखिए आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट के आगे क्या रखना है, प्लस। प्रोडक्ट के आगे हमको क्या रखना है, प्लस रखना है। ये ध्यान रखिएगा बेटा कि प्रोडक्ट के आगे हमें प्लस रखना है। ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के आगे क्या होना चाहिए, माइनस, और रिएक्टेंट के आगे यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस। ऐसे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के आगे माइनस होना चाहिए, प्रोडक्ट के आगे प्लस होना चाहिए। हो सकता है कभी हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ dH2/dt दे दे, एक वैल्यू अगर दे दिया तो बाहर की सारी वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे लाल गुलाल एक क्वेश्चन मेरा
दिल कह रहा है रसगुल्ला क्वेश्चन जो है बेटा यहां से जरूर पूछेगा। इन दोनों में से ही एक रसगुल्ला क्वेश्चन आपका आएगा कि दोनों में से कोई एक रिएक्शन दे देगा और कहेगा बाकी का रेट ऑफ रिएक्शन क्या करिए, फाइंड करिए। चलिए देखिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन दे दिया था N2O5 चेंज इनटू N2 प्लस O2 और इस तरह से आपने उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद dN2O5 बाई dt की वैल्यू मैंने दे दिया K1N2O5, dNO2 अपॉन dt की वैल्यू दे दिया K2N2O5, dO2 अपॉन dt की वैल्यू दे दिया K3N2O5। सब आपने वैल्यू रखा, फिर आपस में रिलेट कर लिया। ठीक है, चलो देखो, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है मोल के साथ हो तो रेट ऑफ रिएक्शन, बिना मोल के हो तो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्री। बस छोटी सी बात याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। मोल के साथ है तो रेट ऑफ रिएक्शन है, बिना मोल के है तो बेटा वो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस है। बेटा कभी भी आपको देखिए, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन अगर एटमॉस्फेरिक पर सेकंड में दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन को मोल पर सेकंड पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये भी रेट है, ये भी रेट है, लेकिन एटमॉस्फेयर को अगर मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड इनटू आरटी। आरटी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने में ये आपसे यूज कर सकता है। ये भी रेट है और ये भी रेट है, लेकिन यहां पर आरटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर वाला है और ये मोल पर लीटर वाला है। तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड इनटू आरटी। चलिए यहां देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए आप लोग, सबसे दिया हुआ है N2O5 चेंज हो रहा है 2NO2 में, हाफ O2 में, इफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इन 2 to 6 इन 4 सेकेंड। 2 से 6 हो गया, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन 4 हुआ और कितने सेकंड में हुआ है, 4, यानी dNO2 बाई dt की वैल्यू हो गई 1 मोल पर सेकेंड। हमें dNO2 बाई dt की वैल्यू मिल गई। यहां पर हमने लिखा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखा है आपने, रेट ऑफ रिएक्शन। ये देखिए यहां पर आपने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन आपने यहां लिख लिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद हमें dNO2 बाई dt की वैल्यू पता है, तो बेटा जब यहां पर पुट कर दोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पता चल गई। अब इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ इक्वेट करो, इसकी वैल्यू पता चल गई। अब ये पूरी वैल्यू को इसके साथ इक्वेट कर लो बेटा, तो dNO2 बाई dt की वैल्यू पता चल गई। तो एक क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रसगुल्ला क्वेश्चन बेटा इस पे आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम कोलिजन थ्योरी पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर चलते हैं अपने एनसीईआरटी की दुनिया में। तो बेटा देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। यहां पर ध्यान क्या करना है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब टाइम इंटरवल ज्यादा हो, इंस्टेंटेनियस का मतलब टाइम इंटरवल क्या हो बेटा अपना, कम हो, ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज गिव यू इंस्टेंटेनियस एंड स्लोप ऑफ सेकेंड आपको बताता है एवरेज। देखिए बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन बोलता है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन रिएक्शन आपको दे देगा और कहेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो बेटा डेल्टा के टर्म में लिखते हैं हम लोग, डेल्टा के टर्म में कर दिया और डेल्टा के टर्म में लिखिएगा। डेल्टा मतलब चेंज हुआ, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री 1/5, BRO3 6 है, 1/6 3 है, 1/3 3 है, 1/3 के टर्म में। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपकी खिदमत में, पढ़ लीजिएगा बेटा। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 4NO2 और O2। पहले तो तुम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो क्या हुआ, 1/2 डेल्टा N2O5 बाई dt, 1/2 दिस अपॉन दिस। अब यहां पर पहले हमको यह देखना है कि किसका चेंज दिया हुआ। पहले देखो बेटा हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख दे रहे हैं, रुको पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन इसका पहले लिखता हूं, तब उसके बाद क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा रिएक्शन है ये, तो हो गया 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ये 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है भाई। रिएक्टेंट है, इसके आगे माइनस लगा दो। अब हमको वैल्यू क्या दिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इनिशियली कंसंट्रेशन इतना था एंड आफ्टर दिस रिड्यूस टू इतना। मतलब हमको जो दिया हुआ है
वो डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू दे दिया। सपोज हमको इतना सॉल्व करके वैल्यू दे दिया, कुछ ना करिए आप, इसमें मत देखिए, इसकी वैल्यू उठा के यहां पे आप रखिए तो आपको ये पूरी वैल्यू मिल गई। जब ये पूरी वैल्यू मिल गई, इस पूरी वैल्यू को इससे पूरी वैल्यू से रिलेट करिए, आपको N2O4 की वैल्यू मिल गई। इस पूरी वैल्यू को इससे रिलेट करिए, आपको इसकी वैल्यू मिल गई। दिस क्वेश्चन इज रसगुल्ला रसमलाई वाला क्वेश्चन है बेटा, रसगुल्ला रसमलाई वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब भी पूछेगा 3 नंबर में पूछेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इंटेक्स क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 टू 0.02 इन 25 मिनट, कैलकुलेट द एवरेज रेट। कुछ नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन क्या करना है, टाइम करना है, ठीक है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सेकंड में पूछा है तो मिनट को सेकंड में बदल लीजिएगा। फिर इन द रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल पर 0.4 इंटेंस कैन कैलकुलेट द रेट। रेट निकालना है तो भैया पहले देखो ना, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया चेंज, हाफ दिया है, टाइम का चेंज निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन बेटा और रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन इसके पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपको कोलिजन थ्योरी की दुनिया में ले चल रहा हूं। पहले कोलिजन थ्योरी आपको बता दूं। कोलिजन थ्योरी पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, फिर बात करेंगे। देखो बेटा, कोलिजन थ्योरी में होता क्या है, हमने कहा मॉलिक्यूल जो है रेस्ट में है, एक मॉलिक्यूल है यहां रेस्ट में, ये दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा रेस्ट में है। भैया ये भी रेस्ट में जो है वो बैठे हुए हैं और ये भी रेस्ट में बैठे हुए हैं। तो भैया रेस्ट में बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा भैया, जब तक टकराएंगे नहीं तब तक प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं। यानी प्रोडक्ट बनाना है, इसका मतलब हमको टकराना पड़ेगा। तो बेटा टकराने के लिए इन्होंने कहा 4 कदम तुम चलो, 4 कदम हम चले, और दोनों लोग चलते हैं, फिर आपस में टकराते हैं। लेकिन जितने बढ़िया से टक्कर होगी, जितने अच्छे से टक्कर होगी, हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी उतने अच्छे से होगा। अब देखिए, हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 मेन कंडीशन होना चाहिए। मेन कंडीशन क्या क्या? पहला चीज तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया भैया, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, और दोनों के पास बड़ा एकदम दमदार भरपूर एनर्जी है, इतना बढ़िया जबरदस्त एनर्जी है कि पूछिए मत, मारेंगे एकदम तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के किनारे कर देंगे। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो इसकी तरफ आए और ये वाला पीछे 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 भागा जाए तो बताए इस जन्म में कोलिजन होगा। ये भाग रहा है, इसको दौड़ा रहा है, अब मान लीजिए ये भाग रहा है पीछे 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 दौड़ा रहा है, बोलो भैया कोलिजन होगा? कभी नहीं होगा। ये इधर को भागते हुए जा रहा है, ये इधर को भागते हुए जा रहा है, बेटा कोलिजन होगा? नहीं। एक इधर गया कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन तो नहीं हुआ, मेरा एक्सरसाइज जरूर हो गया, ठीक है। तो बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि तू इधर आओ, तुम इधर आओ, दोनों का ओरिएंटेशन सेम हो, और जितने अच्छे से यहां कोलिजन होगा बेटा उतने अच्छे से इनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, और इस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से इनको मिलती है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, और इस एक्टिवेशन एनर्जी से ये बनाते हैं बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है बेटा हाईली इनर्जेटिक होता है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हाईली एनर्जेटिक, और हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये टूट जाता है, और टूट करके ये क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। तो देखिए मॉलिक्यूल यहां पर क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट के बाद ये जाके आपस में क्या किया? टकराया। टकराने के बाद इनमें बेटा कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद इन्होंने क्या किया? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से इनको क्या मिला? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से इन्होंने क्या बनाया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से वो टूट करके प्रोडक्ट बनाता है। इस पूरे कहानी को बेटा अगर मैं ग्राफ से कहूं, अगर इस पूरे कहानी को मैं ग्राफ से कहूं तो देखो बेटा ये है इसका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ देखिएगा बेटा, यहां पर मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट के बाद 4 कदम सब लोग चले हैं, फिर आकर के आपस में टकराए हैं। ये हो गया बेटा कोलिजन, और यहां से यहां तक की एनर्जी जो होती है बेटा इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ
कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, दिस इज एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, ये एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल हुआ। अब कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद इनको एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुई जिससे मिल गया इनको एक्टिवेशन एनर्जी और इन्होंने बना दिया बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इन्होंने क्या बनाया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपनी एनर्जी रूल लूज किया और बना दिया प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, ये रहा मेरा रिएक्टेंट, ये रहा मेरा प्रोडक्ट, ये रहा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हाईली एनर्जेटिक है। यहां से यहां तक की एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी मिली है बेटा इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी है बेटा इसको बोलते हैं डेल्टा एच। और यहां से यहां तक की जो टोटल एनर्जी होती है बेटा, इस टोटल एनर्जी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो यहां पर सारी एनर्जी मैंने दिखा दिया। बेटा आपसे पूछे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम यहां से लेके यहां तक की जो मिनिमम एनर्जी होती है उसी मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जब आपसे पूछे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी में कहोगे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एनर्जी विच इज गेन बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर रहा है उससे जो एनर्जी मिली उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। या एक बार और कहा जाता है इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं एनर्जी बैरियर। यहां से यहां तक को एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर को पास करने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होती है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो दो डेफिनेशन आपको मैंने बताया। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू क्रॉस द टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, थ्रेशोल्ड का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट, वो हमारा थ्रेशोल्ड। और एक्टिवेशन क्या होता है? एक्टिवेशन का मतलब होता है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। बस दो डेफिनेशन आप याद रखिए, थ्रेशोल्ड हो गया, एक्टिवेशन हो गया। आपका यहां से यहां तक जो है थ्रेशोल्ड है और एक्टिवेशन यहां से यहां तक है। आप कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा अब इस ग्राफ में आपको पता करना एक्सो है या एंडो। तो आप जानते हैं डेल्टा एच बराबर होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो यहां देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है। ग्राफ किसके लिए है? एंडो के लिए है। और अगर यही ग्राफ हमारा ऐसे होता, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो ये कैसा होता? एक्सो होता। ये एंडो हो गया और ये एक्सो हो गया। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देना चाहता हूं बेटा, जो एमसीक्यू में जोरदार पूछेगा, ध्यान रखिएगा, दिमाग रखिएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको दिया एक ऐसे ग्राफ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये है डेल्टा एच और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें आप देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमारा जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, तो देखिए बेटा एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है। डेल्टा एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट से क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ये रिएक्टेंट ऊपर रहेगा और प्रोडक्ट हमेशा कहां रहेगा? नीचे। रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट हमेशा नीचे है। अब इसमें हम तीन कंडीशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार मैंने ऐसे बनाया रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, बीच की एनर्जी डेल्टा एच और ये एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा एच इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा ग्राफ हमने बनाया कुछ इस तरह से, ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, ये हुआ डेल्टा एच, एक्टिवेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा एच। तीसरा ग्राफ हमने कुछ इस तरह से बनाया, ये रहा डेल्टा एच
और ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो आप इसको बता सकते हैं कि बेटा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है। एक्टिवेशन एनर्जी बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन अगर एंडो का केस है तो याद रखिएगा एक्सो में सब। याद करने का तरीका क्या है? एक्सो में सब। लेकिन एंडो में क्या होगा? तो एंडो में हम लोग कहते हैं कि एंडो के अंदर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बननी है। एंडो में देखिए तो आप जैसे ग्राफ बनाइए तो बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ये हुआ डेल्टा एच और ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी। इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच। चाहे आप कुछ भी कर लो, इसको मिनिमम इसको मैक्सिमम ले जाके भी देख लो, तब भी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हमारे डेल्टा एच से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी में आपको मैंने क्या बताया? मॉलिक्यूल रेस्ट में है, आके कोलाइड किया, कोलिजन के बाद एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किया, उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से इनको मिला एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे इन्होंने बनाया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से अनस्टेबल होता है, जो टूट करके फिर क्या करता है? प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। अब बेटा देखिए एक चीज कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे देखिए हम लोगों ने देखा, ये तो बेटा ग्राफ मैंने आपको बता दिया, कोलिजन्स के बारे में बता दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी, फिर एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारी बातें आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं बेटा हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा कंसंट्रेशन बढ़ाना मींस मोल्स को बढ़ाना, मॉलिक्यूल्स को बढ़ाना, कोलिजन को बढ़ाना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। फिर हम लोग कहते हैं प्रेशर। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, उनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, जिससे उनका कोलिजन बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कैटलिस्ट यूज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रसगुल्ला क्वेश्चन है। टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। ये बात याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैटलिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा बेटा। जैसे आप जानते हैं ना कि ये रहा हमारा, सपोज ये है एक्टिवेशन एनर्जी, आपने कैटलिस्ट यूज कर दिया, तो जब कैटलिस्ट यूज करोगे तो सपोज ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले यहां थी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा था, अब यहां बन रहा, एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, तो ये कैटलिस्ट का काम होता है। लेकिन टेम्परेचर का काम होता है क्या? जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच पा रहा है, उसकी एनर्जी यहां पे खत्म हो जा रही है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इस मॉलिक्यूल को और एनर्जी मिल गई, अब ये यहां तक पहुंचने लगा। तो यही होता है बेटा, आपके टेम्परेचर और कैटलिस्ट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन दोनों जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बेटा पूछेगा और कंफ्यूज करके आप जल्दीबाजी में गलत करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो बेटा इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से, K इक्वल टू A e पावर माइनस EA अपॉन RT। बेटा ये जो K होता है ये रेट कांस्टेंट होता है, ये आपका आर्हेनियस कांस्टेंट है, EA जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, T जो है वो टेम्परेचर है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। K इज द रेट कांस्टेंट, इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं बेटा। ये EA अपॉन RT को बोल्ट्जमान फैक्टर भी कहते हैं। EA अपॉन RT इज नोन एज बोल्ट्जमान फैक्टर। ये एक फॉर्मूला तो याद रखिएगा, आर्हेनियस इक्वेशन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। और इसी को जब लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो log K इज इक्वल टू log बेस 10A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1/T। ठीक है ना, 1/R। ठीक, और अगर इसी को ln के फॉर्म में लिखते हो ln K
ln a माइनस EA अपॉन R 1/t। बेटा जिस फॉर्मेट में पूछे आप उसको लिख सकते हो। ln मतलब log बेस e हो गया, log बेस e इक्वल टू 2.303 log बेस 10। बेटा इसको ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू c माइनस किस में जाएगा, mx पे। आपका ग्राफ अगर सपोज आपसे पूछा कि log बेस 10 के और 1/t में हमने ग्राफ प्लॉट किया तो स्लोप ऐसे जाएगा, एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R। ये भी एक रसगुल्ला क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि log k और 1/t के बीच में अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो बताइए स्लोप क्या होगा, वो स्लोप माइनस EA अपॉन 2.303 R होगा। तो बेटा एक ये फॉर्मूला और एक ये इक्वेशन, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में बेटा जब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर दो टेम्परेचर दे देता है तो हम लोग कहते हैं log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। कहने का मतलब है T1 टेम्परेचर पे हमारा K1 है, T2 पे जो है अगर K2 है तो EA जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इस 5 डाटा में कोई 4 डाटा देगा और 5वां डाटा आपको कैलकुलेट करने को बोल देता है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं बेटा देखिए पहले थोड़ा सा हम लास्ट की बातें जो हमने बातें की हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कहा जाए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, ये आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, ये सारी बातें आपको मैंने बता दिया, ये ग्राफ बता दिया log k और 1/t के बीच में। देखिए मैंने जो ग्राफ बताया है मैं यहीं पर ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं बेटा, ये देखिएगा बेटा यहां देखिए आपने जो ग्राफ बनाया है अभी मैंने बताया था, ये आपने ग्राफ ln k और 1/t के बीच बनाया तो स्लोप माइनस EA अपॉन R रहा। लेकिन अगर यही मैं log बेस 10k और 1/t के बीच बनाता तो अब हमारा स्लोप जो होता माइनस EA अपॉन 2.303 R होता। इसीलिए बेटा ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको भी रसगुल्ला क्वेश्चन बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें देखिए ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, T1 दिया है T2 दिया है, रेट कांस्टेंट 0.02 एंड 0.07, K1 K2 दे दिया है। ये देखिए K1 ये K2 और ये दोनों टेम्परेचर, आपसे पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA, एक्टिवेशन एनर्जी और A भी निकालना है, तो दोनों फॉर्मूले को एक साथ यूज करा दिया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसगुल्ला क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। K की वैल्यू पता है, A निकालना e पावर माइनस दिस इंटू दिस, A की वैल्यू। जब भी देखिए इसको अगर बेस E हटाना है, जब भी बेस E हटाना है आपको तो बेटा ln दोनों साइड में ले लीजिए, जब भी ln दोनों साइड में लेंगे बेस E अपने आप हट जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड इज गिवन, इट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज दिस एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। बेटा सारा डाटा फॉर्मूले में दिया हुआ है, इसको आप निकाल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट मैंने आपको बता दिया, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्टिव कोलिजन, कोलिजन थ्योरी, ये सारी बातें हमने बता दिया। एक फॉर्मूला की मैं यहां पे एक चर्चा करना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये होता है माइनस EA, ई पावर माइनस EA अपॉन RT, यही फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इन दोनों को पहले हम लोग देखते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं बेटा। अब आते हैं हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन पे। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट हमारा कैसे चेंज हो रहा है।
कंसंट्रेशन और रेट के रिलेशन को जो हम एक्सप्रेस करते हैं कि मतलब कंसंट्रेशन चेंज किया तो रेट कैसे चेंज हुआ, इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे मान लो बेटा, हमने कहा कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, मैंने बोला कंसंट्रेशन को हमने डबल किया, रेट के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ। कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसके ऊपर पावर क्या हुआ, 0। इसको मैंने डबल किया तो ये भी डबल हो गया, इसका मतलब इसके ऊपर पावर कितना हुआ, 1। इसको मैंने डबल किया तो ये हमारा जो है 4 गुना हो गया, तो इसको 2 गुना करने पर अगर ये 4 गुना हो रहा तो इसके ऊपर पावर कितना हुआ, 2। इसको डबल करने पर ये हाफ हो गया तो पावर कितना हुआ, हाफ। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें। एक क्वेश्चन दिया, इन द अबव क्वेश्चन द रिएक्शन आर 2a + b प्रोडक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन। बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिख दिया, कहा बताइए इसमें कौन होगा। बेटा हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें कौन होगा। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता इन सिंपल रिएक्शन या इन एलिमेंट्री स्टेप, तो वहां पर जो इसके स्टोइकियोमेट्री होते हैं वो बेटा इसके पावर के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल रिएक्शन में बेटा डायरेक्टली हम लोग वहां पे काउंट कर लेते हैं। कह रहा है जैसे इन सिंपल रिएक्शन XA + XB चेंज इनटू प्रोडक्ट रेट इक्वल टू KA⁴X B⁴Y। सिंपल रिएक्शन तो ये जो मोल होते हैं इनके ऊपर पावर स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब ये जो मोल दिया हुआ है वो डायरेक्टली वही होता है जो रेट और कंसंट्रेशन के चेंज के रिलेशन को बता रहा होता है। हम कहते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होते हैं इन्हीं के सम को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी एकदम अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। बेटा किसी भी रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइडिंग स्पीशीज है, वो है आपकी मॉलिक्यूलरिटी। ये थ्योरेटिकली डिटरमिन होती है और ये मॉलिक्यूलरिटी जो होती है कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ये 2-3 बातें याद रखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, थ्योरेटिकली डिटरमिन होती है। स्लो और फास्ट स्टेप में हमेशा मॉलिक्यूलरिटी स्लो की देखी जाती है। अगर कोई रिएक्शन कई स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर पावर के सम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारा निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और ये एक्सपेरिमेंटली जो होता है वो डिटरमिन किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा एक, हाँ देखिए छोटा सा बात रह गया, यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के जब भी लिखना है तो के की यूनिट मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड होता है, एटमॉस्फेयर 1 - n पर सेकेंड होता है। चलिए थोड़ा सा बेटा हम लोग बात करेंगे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। देखिए बेटा हमने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रेट हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रेट हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका जो काइनेटिक्स होता है A0 - AT/T या K = A0/2T हाफ। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया बेटा। यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारा हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मेन जो हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है वो यही है बेटा। हम लोग कहते भी हैं कि अगर AT और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, AT और T यानी कि टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या होगा, तो आप यहां से देख सकते हैं KT = A0 - AT, और AT तो AT को इधर ले आए तो ये हो गया A0 - KT। Y = C - MX। स्लोप हमारा ऐसे होगा। एक रसगुल्ला क्वेश्चन इस पे ध्यान रखिएगा, आपको AT और टाइम दिया है और स्लोप निगेटिव दिया है और आपसे पूछे कि बताइए ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो बस दिमाग में रखना बेटा एक जीरो ऑर्डर होगा, एक फर्स्ट ऑर्डर होगा। 2 ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको एग्जाम में दे सकता है बेटा, इससे ज्यादा दूसरा कोई देना नहीं है। जीरो ऑर्डर होगा या फर्स्ट ऑर्डर होगा, बस यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो जीरो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आपको दे रहा है तो बेटा ये तो ध्यान रखिएगा AT और T
इस वाले फॉर्मूले में बेटा लॉग वो कहीं नहीं आएगा। 80 और टाइम के बीच जो ग्राफ बन रहा है बेटा वो ऐसे निगेटिव स्लोप के आ रहा है, तो धीरे से बोलिएगा ये जीरो ऑर्डर है। फिर आपसे कहेगा कि यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन बताएगा कि बताइए इसका कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, दूसरा आपसे पूछेगा इसका यूनिट क्या है। तो बेटा याद ध्यान रखिएगा। फिर इसकी पहचान, पहले पूरी पहचान मैं आपको बता दूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान यह है कि रेट हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है के की, वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा, हाफ लाइफ जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा, अगर मैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है ना, 80 और टी के बीच में, वो निगेटिव स्लोप के साथ होता है। तो ये बेटा देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और किसी टाइम पे ये कंसंट्रेशन है। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये ग्राफ हो गया बेटा। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली ग्राफ और प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ग्राफ इसका याद रखिएगा। इसकी पहचान है रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हाफ रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। टी 80 और टी के बीच में ग्राफ खींचने पे स्लोप निगेटिव आता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चलो यहां से पहले एक एक बातें करते चलते हैं। हो गया। देखिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिखना बता दिया था, ये क्वेश्चन बता दिया था, रेट एक्सप्रेशन बता दिया था। फिर यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। चलो ये देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसे सपोज कोई भी एक रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, तो कंसंट्रेशन के ऊपर ये जो पावर है इनके सम को, सम ऑफ द पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, जैसे यहां पे आपसे पूछ रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, हाफ प्लस 3/2 जोड़ दीजिए, 3/2 माइनस हाफ जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां देखिएगा बेटा, जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगा, यूनिट मैंने आपको बता दिया मोल पर लीटर पावर 1 - n पर सेकेंड। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां देखिए लीटर पर मोल पर सेकेंड, यहां फटाक से देख करके आप बता सकते हो यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। पर सेकेंड मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी के बारे हमने बता दिया, मॉलिक्यूलरिटी रसगुल्ला क्वेश्चन है बेटा। देखो ये डिफिनेशन एकदम दिया हुआ है मॉलिक्यूलरिटी का, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। मॉलिक्यूलरिटी द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, इस रिएक्टिंग स्पीसीज में क्या हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी की डिफिनेशन एकदम याद रखिएगा। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है बेटा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। स्लो और फास्ट रिएक्शन में हमेशा मॉलिक्यूलरिटी स्लो से बताते हैं। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो अलग अलग बताई जाती है। ठीक है, अब आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये देखिए बेटा ग्राफ आपके सामने है। मैं यही रसगुल्ला वाला ग्राफ बोल रहा था बेटा, ये रसगुल्ला वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अगर 80 और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल टू -k होगा। दूसरी चीज बेटा पूछ सकता है ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर
रिएक्शन है। तीसरी चीज बेटा, इसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड है। यही फॉर्मूला मैंने लिखा था K इक्वल टू A नॉट AT अपॉन T। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन याद रखिएगा। इसका एक फेवरेट एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस। डीकंपोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बार बार पूछा जाता है बेटा। चलिए अब आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखिए बेटा फॉर्मूला क्या क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप एक फॉर्मूला याद रखिए, ज्यादा नहीं, बस एक फॉर्मूला, सिंपल सी फॉर्मूले याद रखिए। K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A नॉट अपॉन A नॉट माइनस एक्स, या K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A नॉट अपॉन AT। ठीक है, A नॉट क्या होता है, A नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, AT माने बचा हुआ और X माने जो खत्म हो गया, और इसी का K इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन T हाफ। बस बेटा ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मेरा दिल कहता है, जहान कहता है 100% बेटा इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्सपोनेंशियल वाला रेडियो एक्टिव डिके वाला फॉर्मूला भी आप याद दे सकते हैं बेटा, AT इक्वल टू A नॉट E पावर माइनस KT। एक ये भी ग्राफ याद रख सकते हैं। और अगर AT और T के बीच में अगर ग्राफ पूछता है तो ये एक्सपोनेंशियली घटता हुआ होता है बेटा, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये दो फॉर्मूले तो बेटा एकदम दिल जिगर टुकड़ा कलेजा सब कुछ है, एकदम याद रखिएगा। A नॉट माने इनिशियल, X माने जो खत्म हो गया, और AT का मतलब जो हो गया वो बचा हुआ है। ठीक है ना, ये बात याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की रिएक्शन होती हैं वो सब की सब जो होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। यहां पे देखो बेटा ये दोनों फॉर्मूले यहां पे मैं आपको ले आता हूं। देखिए कह रहा है ln AT और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा। पहली बात तो देखो, जहां लॉग फॉग लगा रहेगा, जहां भी लॉग फॉग लगा रहेगा समझ लेना वो फर्स्ट ऑर्डर है, समझ लेना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। पहले जैसे कह रहा है ln AT और T के बीच में ग्राफ बनाओ, तो बेटा ln मतलब 2.303 हटा दो, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, जैसे K इक्वल टू तुम लिखते हो 1 बाई T ln A नॉट बाई AT। ठीक है, यही लिखते हो। और ये हो गया KT, तो ये हो गया ln A नॉट ln AT, और ये हो गया ln AT, तो ln A नॉट माइनस KT। अब देखो बेटा ln AT ये कौन सा एक्सिस हो गया, y, ये हुआ C और ये हुआ mx। तो ये x हमारा कौन हो गया, t, ये हो गया y, और ये इसका हो गया स्लोप। देन स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस k। दिस स्लोप इज इक्वल टू माइनस k। ये ग्राफ आपको यहां पर मिल गया। फिर हम लोग कहते हैं कि अगर ln A नॉट अपॉन R, ln A नॉट अपॉन R और किसके बीच में, टाइम, अगर टाइम के बीच में खींचो तो t इक्वल टू होगा 1 बाई के ln A नॉट अपॉन AT। तो y इक्वल टू mx का ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू mx का ग्राफ हो जाएगा। मैंने ln के बीच बनाया है और log के बीच बनाता तो इसकी जगह 2.303 रख देता, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप ये दोनों ग्राफ एकदम रसगुल्ला ग्राफ है, एकदम याद रखिएगा, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं 2.303 पे ही बेस्ड कराऊंगा, और एक प्रेशर का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे कह रहा था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए the initial concentration of N2O5 in the following first order reaction N2O5 2NO2 is this, the concentration of N2O5 after 60 minutes was this, calculate the rate constant। बेटा K इक्वल टू 2.303, 60, ये 0, इनिशियल कितना है 1.24 10⁻², फाइनल कितना है इतना, सीधे सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अगला आता है बेटा प्रेशर का क्वेश्चन। ये देखो प्रेशर के क्वेश्चन में ध्यान देने की बात क्या होती है बेटा, जैसे कि आपको प्रेशर का जब भी क्वेश्चन देगा, ध्यान देना, ये हमेशा इनिशियल प्रेशर होता है और ये 0 और ये 0। अगर इसमें से x गया तो P नॉट माइनस x, ये बना x, ये बना x। हमेशा जो प्रेशर देता है बेटा टोटल प्रेशर की बात करता है, यानी PT की बात करेगा। देन PT इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसी पे बेटा हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2N2O5 change into 2N2O4
प्लस O2। ये बेटा शुरुआत में P नॉट है, ये 0 है, ये 0 है, ये P नॉट माइनस 2x है, ये बना 2x और ये बना x है। और इस समय जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, PT, देन PT इक्वल टू P नॉट माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, 2x कैंसिल हो गया, PT इक्वल टू P नॉट प्लस x होगा, x इक्वल टू PT माइनस P नॉट होगा। अब इसके बाद जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो K इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग P नॉट माइनस x, तो इस x की वैल्यू उठा के यहां पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गैस होता है तो बेटा इंडिविजुअल का प्रेशर नहीं देता है, वहां पे हमेशा टोटल का प्रेशर देता है। जैसे इस क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन में बोला 0 पे 0.5 है, 100 पे इतना है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करना शुरू किए तो आपने कहा 0 पे ये कितना है, 0.5 है, इस समय ये 0 है और ये 0 है, 0.5 माइनस 2x, ये 2x और ये x, यानी इन सबको जोड़ देने पर जो हमारा प्रेशर है वो 0.6 के बराबर है। पूरा जोड़िए और जोड़ने पे जो प्रेशर आएगा 100 सेकंड के बाद, वो 100 सेकंड के बाद आपको जो है प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया है, 0.6 दिया था ना, एक बार ऊपर देख लेते हैं, 0.512 दिया था, कितना दिया है, 0.512, यानी इन सब का सम जो है 0.512 है। अब बेटा बताइए, इन सबको सम करने के बाद आप यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो k इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग P नॉट, और P नॉट माइनस क्या हो जाएगा, x। इनिशियल दिया है 0.512, ये सॉरी 0.50 दिया है, ये 0.5 है, x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू निकालते ही बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहां देखिए वही काम किया है बेटा, ठीक है। इंडिविजुअल किसी का प्रेशर पूछे तो भी बता सकते हैं। हाफ लाइफ रिएक्शन आपको मैंने बता ही दिया है। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड रसगुल्ला टाइप वाला क्वेश्चन भी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दिया है, k की वैल्यू दे दिया है, T हाफ पूछ रहा है, फार्मूला बेस, सो दैट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% इज 10 टाइम ऑफ द हाफ लाइफ, यानी कि एक आपको बताना है T 50% पे, T 50% का मतलब हो गया 0.693 अपॉन T हाफ, और दूसरा आपको बताना है 99.9% पे। इसको जब आप लिखोगे K इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग, इनिशियल कितना होगा 100, खत्म कितना हो गया 99.9। अब इन दोनों के k को इक्वेट करके इसका T हाफ और T को जब इक्वेट करोगे बेटा तो आपको यही रिलेशन मिलेगा कि T 99.9% इज द 10 टाइम ऑफ T हाफ, T 99.9% इज द 10 टाइम ऑफ T हाफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये दिस इज रसोगुल्ला क्वेश्चन बेटा, एकदम याद रखना, एकदम कल के पेपर में, एग्जाम के पेपर में ये दिखने वाला है। चलिए, ये तो हो गया बेटा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सारे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो बेटा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मतलब ये है कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, जो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सारे के सारे जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक तरह के क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको दिया रहता है। इसमें बेटा मैंने बताया भी है कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे देखिए क्या पता यही क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को, हाँ मैं इसी की बात करना चाह रहा था बेटा, कि जैसे हमें ए और बी और इनिशियल रेट दिया होता है और कहता बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो अपने मन से आप बना लीजिए रेट इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, ये बना लिया ऐसे। और इसको बनाने के बाद आप सबका इक्वेशन लिख डालिए। जैसे कि पहले का अगर लिखोगे आप तो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 के, और 0.1 पे x एंड 0.1 पे y। दूसरा लिखोगे तो 7.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2
k, 0.3 पर x एंड 0.2 पर y। फिर लिखते हो 2.88 इंटू 10⁻⁻1 k, 0.3 पर x और 0.4 पर y। फिर चौथा लिखिए 2.40 10⁻⁻2 k, 0.4 पे x एंड 0.1 पे y। ऐसे 4 इक्वेशन, मतलब इसी को ये सारे डाटा पुट करके आपने भर लिया। भरने के बाद क्या करना है आपको, अगर आपको x की y की वैल्यू निकालनी है तो x की ऐसी दो वैल्यू लीजिए तो आपस में सेम हो जाए। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो x की दो वैल्यू लीजिए जो आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक, फिर इनको डिवाइड कर लीजिए, y की वैल्यू मिल गई। जब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो x की दो वैल्यू लीजिए जो आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब x निकालना है तो y को सेम करो और y निकालना है तो x को सेम करो। बस x और y की वैल्यू यहां से क्या करो, निकाल लो। दिस इज द रसोगुल्ला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स, ढपना मेथड, कैसे ढक के हम फटाफट निकालेंगे। चलिए देखिएगा दिमाग से। मैंने कहा बेटा कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y को सेम करो। y को सेम करने का मतलब कौन y सेम है, देखो ये जो है y क्या है, सेम। मैंने इन दोनों को सेम कर दिया। अब इनको और इनको मैं कंपेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, ये सेम हो गया, बवाल हटाओ। ये 0.1 से 0.4 हुआ, मतलब ये कितना गुना हुआ बेटा, 4 गुना हुआ। कितना गुना हुआ, ये 4 गुना। और 6 से 6 से 2.4, यानी ये भी कितना गुना हुआ, 4 गुना। अगर ये 4 टाइम हो रहा है तो ये भी 4 टाइम हो रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर पावर क्या है, कंसंट्रेशन के ऊपर पावर 1। खेला खत्म। ए पे पावर मैंने 1 बना दिया। बेटा सुनो, अगर कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट डबल हो गया, कंसंट्रेशन डबल तो रेट डबल, तो पावर कितना हुआ, 1। अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट जो है वो 4 गुना हो गया तो कंसंट्रेशन पे पावर 2। कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया, रेट में कोई चेंज नहीं हुआ तो कंसंट्रेशन पे पावर 0। ठीक, वही चीज है, डबल तो डबल, ट्रिपल तो ट्रिपल, 4 टाइम तो 4 टाइम, 5 टाइम तो 5 टाइम, डायरेक्टली रिलेशन है ना, तो पावर कितना होगा, 1। तो बेटा तुम मुझवानी निकल गया। फिर जैसे मान लो अब इसकी वैल्यू तुमने निकाल दी। ठीक, मैंने बोला अब इसको सेम करो, तुमने इसको सेम किया, इसको कंपेयर करो। 2 से 4 मतलब क्या गुना, 2 गुना। 7 चौके 28, क्या गुना, 4 गुना। इसको बेटा डबल करने पे 4 गुना हो जा रहा है, मतलब इसके ऊपर पावर कितना है, 1। इसके ऊपर पावर कितना है था, 2। 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से आपको मिल गया कितना, 3। तो ये हो गया बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस पे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, आप लोग फंस सकता है। बाकी बेटा ये वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने प्रेशर वाले क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, बहुत आसानी से। देखिए एक तो प्रेशर के 2 क्वेश्चन हैं और मेरा दिल कह रहा है कि इन दोनों में से एक जरूर आ जाएगा। आप देखिएगा ये वाला भी प्रेशर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मान लीजिए शुरुआत में प्रेशर कितना है, 0.5, ये 0, ये 0, 0.5 माइनस x तो ये x और ये हुआ x, और इस समय टोटल प्रेशर हमारा कितना हुआ, 0.6, यानी जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.6, x इक्वल टू आ गया 0.1। और उसके बाद जब k की वैल्यू रखनी है तो k इक्वल टू 2.303/100 लॉग इनिशियल 0.5 है और चेंज कितने का हुआ है, 0.5 माइनस 0.1 रख लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बाकी यहां देखिएगा बेटा ये सब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के रिएक्शन है, इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूं बेटा, जरा इसमें ध्यान रखिएगा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर कभी भी आपको रिलेशन इस तरह से पूछे, जैसे पूछे T99% और T90% में क्या रिलेशन हो, तो बताओ कितनी बार 9 लिखा है यहां, तो और यहां पर कितनी बार है, 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी T99% इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T90%। अगला है जैसे मैंने आपको दिया T99.9% इज द T99%, और इसमें रिलेशन पूछे तो T9 कितनी बार है, 3, और यहां पर 2, तो इसको 3
3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक रिलेशन ये भी क्या करिएगा बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये थे बेटा हमारे केमिकल काइनेटिक्स के बेटा बेहतरीन क्वेश्चंस। एक बार फिर से मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप बेटा विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 100% पूछा जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से क्वेश्चन ना पूछे। फिर से सुनिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स में पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आना चाहिए। कोई भी इक्वेशन मैं दे दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन आप आसानी से लिख सकें। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 100% तैयार होना चाहिए। फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन, उसका फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दोनों के जो काइनेटिक्स हैं वो याद होने चाहिए। और इतना बेटा अगर याद रहेगा तो काइनेटिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बेटा खूब अच्छे से एक बार काइनेटिक्स को रिवाइज कर लीजिए। अभी इसके बाद जो है बेटा इसके मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये था बेटा हमारा काइनेटिक्स और काइनेटिक्स के बेस्ट क्वेश्चंस, ये हम लोगों ने रिवाइज किया बेटा। घर पे बैठ करके आप इतना रिवाइज करते रहिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बेटा आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग अभी एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी और लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार आप फटाफट सारी थ्योरी रिवाइज कर जाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के अंदर बेटा हम लोग कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ डी ब्लॉक दोनों को एक साथ कंपाइल करके हम लोग चलेंगे, ठीक है बेटा। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।